division principle of inheritance and variation। इसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं 4 बातें लिखूंगा, आपसे मैं पूछूंगा कि मेंडल का काम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ। तो वाई मेंडल्स वर्क remains unrecognized for a long time। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि उस समय कम्युनिकेशन was not easy। दूसरा है, जो उसने फैक्टर का कंसेप्ट दिया था, उसने जीन नहीं बताया था, उसने कंसेप्ट ऑफ फैक्टर दिया था, जो कि ब्लेंडिंग नहीं थे, which did not blend, was not accepted। तीसरी बात उसने कही, उसने मैथ यूज किया, यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम was unacceptable। और चौथी बात थी, he could not provide any physical proof for the existing या एग्जिस्टेंस कहिए ऑफ फैक्टर। अब इसमें जो आंसर है, मैं कोड दे रहा हूं आपको, आंसर पता लगाना है। पहला है कि 1 और 2 ठीक है। दूसरा है 2 और 3 ठीक है। या चौथा है 3 और 4 ठीक है। या चारों 1 2 3 और 4। तो बेटे मेंडल ने उस समय जो काम किया था, उस समय उसको पहचान नहीं मिली। मैं मेंडल की वो बात आपको बता देता हूं कि उस समय द कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज एंड दस मेंडल्स वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। तो पहली बात कि कम्युनिकेशन इजी नहीं था, ये सही हो गई। और मेंडल्स वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, ये तो पक्का है। हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन का जो कंसेप्ट दिया एज ए स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, के ये स्टेबल होती है, ये डिस्क्रीट यूनिट है, दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट of the pair of allele that did not blend with each other was not accepted by contemporaries as an expression for apparently
कंटिन्यूअस वेरिएशन। उन्होंने इसको बिल्कुल मानने से मना कर दिया कि ये जो फैक्टर बता रहा है जो ब्लैंड नहीं होता, फिर बाकियों में जो बच्चों में करेक्टर अलग कैसे आ रहे हैं। तो ये वाली बात भी कंसेप्ट फैक्टर की भी सही हो। मेंडल की जो अप्रोचेस थी मैथ को यूज करने की, यूजिंग मैथ टू एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी, वाज न्यू, कि भाई ये कैसे, एंड नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी बायोलॉजिस्ट। तो ये वाली बात भी ओके। हालांकि मेंडल का जो काम था, उसने सजेस्ट किया कि फैक्टर वर डिस्क्रीट यूनिट, बट ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। वो बार बार सजेस्ट कर रहा था लेकिन प्रूफ नहीं थे। ये इस बात को ध्यान में रख के ये लगता है कि चारों ही ठीक हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन रहना है इसमें वो डी रहेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, if a cross is made between AA and AA, dominant and recessive, the nature of F1 progeny will be। देखो, इसके लिए तो आपको क्रॉस बनाना आना ही चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल पक्की है। क्रॉस नहीं बना पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। देखते हैं उसने ऑप्शन क्या दिए। पहला है जीनोटिपिकली, यानी जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, और फिनोटाइप होगा स्मॉल ए। दूसरा है जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए। तीसरा है जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए और ये कैपिटल। और चौथा है जीनोटिपिकली कैपिट स्मॉल ए एंड फिनोटिपिकली कैपिटल। अब भैया जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, पहले तो मैं बता दूं आपको। ये जो फिनोटाइप होता है, ये होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो आपको आंखों से दिखाई देता है। और ये जो जीनोटाइप होता है वो होता है जीन्स का अपीयरेंस। जैसे अगर आपको ये ए और ए दिखाई दे रहा, अगर आपको टॉल लिखना है तो वो कैपिटल टी भी हो सकता है और वो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल की वजह से आपने इसे टॉल कह दिया। ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट देख रहा है, दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी स्मॉल टी, जीन से इसको शो करेंगे स्मॉल टी। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का ये अंतर था। अब क्यों ना एक क्रॉस बना के देखा जाए तो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन ए एंड ए, द F1 प्रोजेनी फिनोटिपिकली क्या होगी। तो इधर हमने लिया कैपिटल ए, इधर लिया स्मॉल ए, इनके हमने गैमीट्स बना लिए, इधर इसके भी बना लिए। ठीक है, इनका आपस में हमने क्रॉस कराया, सेल्फ। ठीक है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो जाएगा। मैं एक पनट स्क्वायर बना रहा हूं जिसमें कि हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ हमने ए लिख दिया, एक तरफ हमने ये वाला ए लिख दिया।
अगर इसे देखो तो पहले इसका इससे किया कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इसका इससे किया कैपिटल ए स्मॉल ए, अब इसका इससे किया कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका इससे किया कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जीनोटाइप क्या आ रहा है, देखिए जीनोटाइप आ रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए। और अगर फिनोटाइप इसे देखोगे तो कैसा नजर आएगा, जल्दी बताओ, कैपिटल ए या स्मॉल ए? कैपिटल ए। कैपिटल ए। बिल्कुल, क्योंकि स्मॉल, ये मतलब कैपिटल ए का जो करेक्टर होगा वही दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? क्या ये वाला किसी में आ रहा है, हम ये देखेंगे। ये तो फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है इसमें तो। सर सी नहीं, पार्ट। सी आ रहा है इसमें तो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला पार्ट है। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही जवाब दिया। क्रॉस बना के पता लगाया जा सकता है। अगला वाला क्वेश्चन। अब आपको सही पहचानना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। मैं 4 लिखूंगा, 3 गलत है। पहला है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। दूसरा है जो क्रोमोसोम है सैग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तीसरा है ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ जीन is transmitted to a gamete। सिर्फ जो पेयर है उसमें से एक जाता है। और चौथा है ऑल द एबव। तो इसने क्रोमोसोम और जीन का जिक्र किया है यहाँ पे। तो भैया पहला वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि जीन्स एंड क्रोमोसोम आर अकर इन पेयर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्रोमोसोम सैक्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, 2n का n हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ जीन इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट, ये भी सही बात है। अगर ये और ये थे तो नीचे जाके एक में एक और एक में एक चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या आंसर बैठता है? डी पार्ट। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अगला अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द जीन डायग्राम याद आ जाएगा, ये बताऊंगा तो। एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। शोज, देखो ऐसे करके क्रोमोसोम बनाया था और ये जीन की नजदीकी या जीन की दूरियां दिखाई थी, ये डिस्टेंस थी, और इसी के आधार पे परसेंटेज निकल रही थी। वो डायग्राम अगर याद आ रहा हो। ठीक है, तो ये क्या शो करेगी ये बताइए। पहला, ए डायरेक्ट रिलेशनशिप,
दूसरा, एन इनवर्स रिलेशनशिप, तीसरा, ए पैरेलल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन है ये बताना है। नो रिलेशनशिप। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या शो करती है? देखो, व्हेन जीन आर क्लोज टुगेदर, इस वाले केस में आर लिंक्ड, एग्जिबिट लो percentage of recombination, low recombination frequencies, and when they are far apart, अगर ये दूर हैं तो हाई, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप हुई या इनवर्स रिलेशनशिप हुई? डायरेक्ट। बिल्कुल सही जवाब है ये, डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि उसका असर उस पर पड़ रहा है। ये बिल्कुल पक्की बात है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। इफ रामू हैज 6 गर्ल्स, बेचारा, अब उसका 7वां बच्चा होना है। 6 बेटियां हैं रामू के, तो द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th चाइल्ड बीइंग ए गर्ल इज। रामू के 6 बेटियां हैं, 7वां होने वाला है। मोहल्ले में क्या चर्चा है कि भैया 25% चांस है कि इसके दोबारा छोरी हो। दूसरा बोला, गारंटी से कह रहा हूं 50% चांस है छोरी होगी। तीसरा बोला 75% चांस है। और चौथी, जो बाकी बहुत बुढ़िया दुखी करती थी, वो बोली 6 बार छोरी हुई है, 100% 7वीं बार भी छोरी ही होगी। अब इनमें से आप उस बुढ़िया की बात को जायज मानेंगे, पहले इंसान की, दूसरे इंसान की, कौन सी? दूसरे डी इंसान पार्ट। की सर। आप दूसरे इंसान की मानेंगे 50%, क्योंकि द जेंडर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव चिल्ड्रन डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। जो आने वाले बच्चा है उसका मतलब ही नहीं है एक दूसरे से कोई डिपेंड होना। सो एवरी टाइम रामू हैज ए चाइल्ड, देयर इज ए इक्वल चांस ऑफ देम हैविंग ए गर्ल। और हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो 50% चांस होता है नहीं होता है? यस सर। हाँ जी, यानी चिल्ड्रन डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर कि क्या होगा। इसलिए 100% परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th चाइल्ड इज टू बी ए गर्ल इज 50%। ठीक है, अगला। छठा, एक ऐसी बीमारी जो अगली पीढ़ी में जाती है, हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी है विच इज नेवर पास्ड ऑन फ्रॉम, पेरेंट्स से जाती है लेकिन फादर से सन को नहीं जाती। वो कौन सी बीमारी है?
मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं। ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज, ऑटोसोम पे है वो बीमारी। एक्स क्रोमोसोम पर है। वाई क्रोमोसोम लिंक डिजीज है, या नन ऑफ दीज है। एक्स क्रोमोसोम में। तो बेटे में बाप से नहीं जा रही तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऑटोसोमल भी जा सकती है बाप से बेटे में, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है वो तो सिर्फ मां से ही जाती है। एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर कैन ओनली बी ट्रांसफर टू डॉटर। अगर एक्स वाई है तो ये पापा का जो ये है ये डॉटर में ही जाता है, और जो वाई है ये सन में जाता है, और ये एक्स क्रोमोसोम वाली ही होगी, इसलिए इसका आंसर ये हो। क्या मैं आपको उसे समझ में मानूं? क्लियर है दारा? यस यस सर। सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे सोचना पड़ेगा। एक आदमी को कलर ब्लाइंडनेस है। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन शादी करता है, ए नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन, नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन से इसने शादी की, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके बच्चे की? द प्रोबेबिलिटी of their son being colorblind is कि उनका जो बेटा होगा वो कलर ब्लाइंड होगा या नहीं। तो 4 प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 0, 0.5, 0.75, 1। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आधा परसेंट चांस है, 75% है, ये कोई चांस वांस नहीं होता। या तो होगा कलर ब्लाइंड या नहीं होगा, यानी या तो 100% चांस है या 0%। इसी से बात समझ में आ गई पहली बात। बात समझ रहे हो ना आप मेरी? अब हमें यस कलर सर। ब्लाइंड मैन दिखाना है। कलर ब्लाइंड मैन, तो एक्स एक्स लिंक्ड होती है कलर ब्लाइंड डिजीज, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो इसके इस पे सी बिठा दिया मैंने। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक ही एक्स था और वो सी हो गया। और दूसरी है जो वुमेन है, देखो, अगर ये औरत है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैंने एक पे सी कर दूं तो ये कैरियर है। कैरियर।
और फिर इसको मैं हेटेरोजाइगस कहूंगा, क्योंकि ये दो तरह के आ जाएंगे, एक एक्स और एक एक्स ही हो गया। ठीक है, तो इसने नॉर्मल वुमेन की बात करी है और होमोजाइगस की, तो ऐसा होगा। तो भैया जो बेटा होगा, बेटे में इससे एक्स आना है और बाप से वाई आना है, तो बिल्कुल भी चांस है या नहीं है? नहीं है। हाँ जी। A colorblind man XY and a normal man XX cannot have a colorblind son, as it is an X-linked recessive trait and is inherited by criss-cross inheritance. अब कलर ब्लाइंड सन कैसे होगा? टू हैव ए कलर ब्लाइंड सन द मदर शुड बी ए कैरियर या फिर अफेक्टेड। अगर मां ऐसी होती या ऐसी होती तब तो चांसेस थे कि ये आएगा। इस वाले केस में 50% चांस हो जाते और इस वाले केस में 100% चांस हो जाते। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, assertion और रीजन। assertion क्या है? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट can be studied by mean of dihybrid cross। RRYY वाला केस हो गया। अब रीजन क्या है? ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इज between heterozygous individuals at two different loci। लोकाय का मतलब होता है लोकेशन, लोकस से ये शब्द आया है। ठीक है, पहले यही छांट लो कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही स्टडी किया जा सकता है। ये वाई वाई आर आर वाला नियम है, तीसरा वाला जो था। दूसरी बात, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहता है इट स्टेट्स दैट टू फैक्टर ऑफ ईच करेक्टर सेपरेट independent of the factor of other character at the same time, and a cross between heterozygous individual at two different loci is a dihybrid cross, ये कहता है। इसका मतलब दूसरी बात भी सही है। अब आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? ए का मतलब ये होता है बोथ ए एंड आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बी का मतलब होता है दोनों सही हैं लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? बी। ठीक है ना? एक और असर्शन रीजन लीजिए।
इसी का लेता हूं, चलो दिमाग लगाओ। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाऊं आपको या जानते हो उसे? द टू पेयर्स ऑफ फैक्टर आर लोकेटेड in two pairs of homologous क्रोमोसोम। ये था एसर्शन, और रीजन दे रहा हूं। ईच क्रोमोसोम बियर टू पेयर ऑफ फैक्टर। अब बच्चों, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग देती इसने। हर क्रोमोसोम के पास दो जोड़ी फैक्टर होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब ये पहली बात तो हमें यही गलत हो गया, रीजन फॉल्स है। और रीजन फॉल्स है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही व्याख्या ना हो रही हो। रीजन फॉल्स तो एक ही में आता है, जब ए ट्रू होता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस, द टू पेयर ऑफ फैक्टर आर लोकेटेड इन टू पेयर ऑफ हम। देखो इसने सही कह दिया, दो जोड़ी, दो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। ये सही है। आंसर क्या होगा? सी। सी। बिल्कुल सही है।